एक बार की बात है, स्पेस से होकर एक नीली रोशनी धरती पे आ गिरी थी और धरती का हर एक किसान सिर्फ देखता ही रह गया। वो स्थिर हो गया था और वो जहरीली गैसें पूरी धरती पे फैल रही थी जो इंसानों को पत्थर का बना रही थी, फिर चाहे वो छोटा नौजवान हो या फिर बूढ़ा ही क्यों ना हो। देखते ही देखते पूरी धरती एक पत्थर के पुत में बन गई थी और हजारों सालों के बाद उन पत्थरों के मूर्तियों पर जंग लग गए थे। कितनों के कपड़े फट के नीचे गिर गए थे, कुछ गाड़ियों में ही बेहोश हो गए, यहाँ तक पायलट के पत्थर का बनने के बाद एरोप्लेन तक क्रैश हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ इंसानों के ऊपर ही क्यों हुआ? आखिर जानवर इससे बच कैसे गए? जबकि यहाँ तक चिड़ियों पर भी इसका असर हुआ था। इंसानों के पत्थर का बनने के बाद सारी डैमें टूट चुकी थी, पानी कंट्रोल से बाहर आ चुका था, पूरे शहर में बाढ़ आ गया, यहाँ तक कि इमारतें तक गिरने लगी थी। तब हमारी धरती का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। अब इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ जानवर बचे थे जो जंगलों में अपना राज करते थे। लेकिन 3700 सालों बाद एक लड़के की आंख खुलती है और वह देखता है कि वो गुफा में पड़ा है। तभी वह खड़ा होता है अपनी पूरी जान लगा के और वह जगने के बाद चीख चीख के बोलता है कि मैं जग गया। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? लोग क्या आप भी वैसे ही के वैसे ही है? क्योंकि पूरी जंगल में सिर्फ वही जगह था, इसलिए वो अपने लिए कपड़े का इंतजाम कर रहा था। उसने पेड़ की डालियों से अपने लिए एक कपड़े का इंतजाम करता है जो पुराने जमानों के आदिवासियों की तरह है और चलते हुए वो एक पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी मूर्ति बन गई थी और उस पेड़ में लगे जंगली घासों ने उसकी गर्लफ्रेंड को उसी में चिपका के रखा था सेफली। तभी ताइजू जोर से कहता है, तुम देख लेना युजुरिहा, मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। तभी उसे एक निशान दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है कि तुम्हें नदी का पीछा करना चाहिए और वह नदी का पीछा करते करते अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है जिसका नाम होता है सेंकू और वह उससे उसका हाल खबर पूछता ही है जब तक वो उसके गले मिलने लगता है। अरे बेवकूफ, दूर तो तुमने कपड़ा नहीं पहना, ध्यान से देखो तुम नंगे हो। तभी सेंकू ताइजू को कहता है कि तुम 3700 साल बाद जगे हो और वो उसे सब कुछ बताता है कि वो पत्थर का मूर्त बनते हुए भी उसने हर एक सेकंड की गिनती की है। सेंकू ताइजू को अपने घर के पास लेके जाता है जिस घर को उसने पिछले 6 महीनों से बहुत ही मेहनत मुशक्कत से बनाया था, जहाँ पर इमरजेंसी के लिए उसने कुछ खाने का इंतजाम भी किया था और शिकार करने के लिए प्राचीन भालों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तभी वो डिसाइड करता है, सुनो ताइजू, मेरे अंदर ताकत नहीं है लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग कम है और ताकत बहुत ज्यादा। तभी ताइजू कहता, ठीक है, हम एक सिविलाइजेशन की तैयारी करते हैं, हम इस धरती को फिर से हरा भरा बनाएंगे, फिर से पहले जैसा। दोनों काम पे लग जाते हैं। मेहनत वाला सारा काम ताइजू करता है और जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है उसका काम सेंकू करता है। उन दोनों ने आग का आविष्कार किया, मशरूम को पकाया और साथ में मिलकर खाया और फिर एक दिन सेंकू ताइजू को लेके जाता है गुफा के अंदर जहाँ पर पानी टपक रहा था, जिसको देख के ताइजू शौक हो जाता है। तभी सेंकू सब कुछ समझाता है कि बेवकूफ सुनो, यही वो लिक्विड है जिससे तुम ठीक हुए, जिससे मैं ही ठीक हुआ हूँ और हम इसी से सबको जगाने वाले हैं। वो दोनों उस लिक्विड को लेकर निकलते हैं ताइजू की गर्लफ्रेंड की ओर। उसकी गर्लफ्रेंड ठीक होने वाले थे, ये जानकर ताइजू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को उतार कर जमीन पे लेके आता है ताकि वो कहीं गिर न जाए। तभी पीछे से कुछ जंगली जानवर यानी कि शेर आता और उन्हें दौड़ाता है और शेर इतना ताकतवर था जिसका सामना ये दोनों कभी नहीं कर पाता और अगर सिविलाइजेशन को बढ़ाना है तो इसे एक ऐसे मॉन्स्टर की जरूरत है जो शेरों को पछाड़ सके। तभी वो डिसाइड करते हैं वो अपने क्लासमेट को जगाएगा जो एकदम पावरफुल है। वो लोग उसके ऊपर लिक्विड को डाल देता है, धीरे धीरे उसका पत्थर पिघलने लगता है और वो जाग जाता है और वो जागते ही निहत्ते सारे के सारे जानवर को एक झटके में पछाड़ देता है, जिसमें से एक शेर भी था और बाकी हिरन भी थे। आज तुम ये सब देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि तुम पुराने जमाने में आ गए जहाँ से इवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी। ताइजू इसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसका नाम है सुकासा और इसे बुरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ये उन मूर्तियों को तोड़ेगा यानी कि लोगों की हत्या करेगा। लेकिन फिलहाल ये कहता है कि शिकार का काम तो मुझ पर छोड़ देना, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तुम्हें शिकार के लिए कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ सुनकर ताइजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सेंकू ताइजू और सुकासा को लेकर अपने घर पे जाता है और वहाँ पर रखे हुए सारे सामानों को दिखाता है। इन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है क्योंकि एक मेहनत का काम करेगा और एक दिमाग का, और सुकासा शिकार का काम करेगा क्योंकि इसके अंदर एक मॉन्स्टर लेवल पावर है जो अकेले न जाने कितने भेड़िए कितने शेरों को पछाड़ सकता है। सुकासा के इस टीम को ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा हेल्प हो रही थी इन दोनों की। वो जानवरों को मारता, मछलियां पकड़ता और साथ में बैठ के पकाता और खाता। तभी यहाँ पर एक डील होती है जिसमें कहता है सुकासा, सुने सेंकू, क्या तुम सभी लोगों को जगाने वाले हो? जो लोग बुरे हैं उसको भी? इतना बोलते ही वो जाता है और एक पत्थर पे मारता है अपना मुक्का और उसके नीचे से एक लड़की की मूर्ति को निकाल कर ऊपर लेके आ रहा है। तभी ताइजू कहता है कि हम इंतजार किस चीज का कर रहा है, हमें सिविलाइजेशन को बढ़ावा देना है। तभी सेंकू कहता है हमें सबसे पहले चूने की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए तुम्हें ढेर सारे पत्थर लाने होंगे समंदर के किनारे से। ताइजू ढेर सारा पत्थर इकट्ठा करके लाता है और उसे कूट कूट कर एकदम नमक की तरह बना देता है, लेकिन असल में तो वो चूना था जिसे पकाने के बाद वो लोग अपना घर का प्लस्तर करवाता है। और अब रात हो चुकी थी, लेकिन सुकासा का एक ही सवाल था, क्या तुम अब भी सारे लोगों को जगाना चाहोगे, जो लोग बुरे हैं उसको भी? सेंकू कुछ भी नहीं कहता और रात के सबके सोने के बाद वो साइंस के हथियार बना रहा था क्योंकि उसके पता है उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन सुकासा ही है जो अभी उसका दोस्त है। अगले दिन दोनों में थोड़ी बहुत बहस फिरती है उसी बात को लेके, क्या तुम सभी को जगाना चाहोगे जो लोग बुरे हैं उसको? तभी सेंकू उसे उस राज को बता देता है जिस लिक्विड से लोगों को ठीक किया जाता है और सुकासा उस लिक्विड को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि उसे ताकतवर लोगों की एक फौज खड़ी करनी है। और वो उस गुफा में जाता है जहाँ से वो लिक्विड आ रहा था। उस लिक्विड को हाथ पर लेने से उसे पता चलता है कि ये नाइट्रिक एसिड है। वो वहाँ से निकल जाता है लेकिन वो तो एक हत्यारा है क्योंकि रास्ते में खड़े मूर्तियों बच्चों को वो मार रहा था क्योंकि इसके हिसाब से ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों के लिए होनी चाहिए। इधर सेंकू ताइजू की गर्लफ्रेंड के ऊपर वो लिक्विड डाल चुका होता है और डालते ही उसकी
गर्लफ्रेंड पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में पकड़ लेता है और ये उसे 3700 साल बाद मिलता है, इसलिए वो उसे देख कर रोने लगता है। इधर सुकासा पूरी तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि वो उसे ठीक करने वाला है, और इधर इन सबकी फटी हुई है क्योंकि उसे सच जान चुका है। सुकासा को जैसे ताइजू देखता है, ताइजू उसके ऊपर हमला करता है और सुकासा मन ही मन में सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्या पता आगे भी दे दे, इसलिए इनका खत्म होना बहुत जरूरी है। इतने में सेंको अपने साइंस का हथियार निकालता है और उसके ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन सुकासा उसको पकड़ लेता है और वो उसे जमीन में गाड़ देता है। फाइट खत्म होने के बाद ये दोनों वहाँ से भागते हैं सीधा बुद्ध के मूर्ति की ओर, क्योंकि इन लोगों को चाहिए बंदूक हथियार, क्योंकि उसकी ताकत के सामने ये लोग नहीं जीत पाएगा। और बारूद बनाने के लिए पीतल चाहिए जो इस मूर्ति से ये निकाल लेगा। अब वहाँ से पीतल लेने के बाद ये दोनों नदी के रास्ते सीधे ज्वालामुखी के पत्थर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का पत्थर गर्म होता है, इसलिए उस गर्म से बारूद बनाया जा सकता है जो बंदूक के गोली का काम करेगा। अब ये लोग रेसिपी को साथ में मिलाते हुए पूरी तरह रेडी है। बारूद बन चुका है। इधर ताजू एक पत्थर को दूसरे पत्थर की ओर मारने वाला था ताकि बम ब्लास्ट हो। तभी युजुहारा उसे रोकती है और साइको कहता है कि रुक जाओ, हर पत्थर में आग नहीं निकलते, आग निकलने वाले पत्थर में मेटल होता है, तभी उसमें से चिंगारियां निकलती है। लेकिन इस पत्थर के अंदर बारूद था, इसलिए वो उसे मारता है जोर जोर से, और अब वो पत्थर घिस चुका था, वो बम की तरह फटने ही वाला था। और थोड़ी देर बाद सुलगने के बाद वो पत्थर फट जाता है और इन लोगों का एक्सपेरिमेंट सफल होता है। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होते हुए देखकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी सेंकू देखता है कि जंगल में दूसरी ओर भी धुआं निकल रहा है, ऐसा क्यों? इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सेंकू कहता है, लगता है इस पूरी दुनिया में हमसे पहले भी कोई जाग चुका है और वो हमारा इंतजार कर रहा है, और हमने अभी अभी जो बम फोड़ा है वो उसका जवाब है कि वो जिंदा है। वो उसे आग को तेज करने के लिए कहता है। और इधर सुकासा की नजर भी सेंकू वाले धुएं पर पड़ चुकी थी, ना कि उस लड़की वाले धुएं पर। सुकासा पीछे से पहुंचकर युजुरुहा को अपने गिरफ्त में करता है। तभी सेंकू कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा। और इधर सुकासा मना करता है, तुम साइंस को छोड़ दो और मेरे साथ शामिल हो जाए, लेकिन ये साइंस को छोड़ने वाला नहीं है। ये मुस्कुराते हुए मना कर देता है और उधर उसकी गर्दन उतर चुकी होती है, लेकिन असल में उसकी गर्दन उतरी नहीं थी, वो बस थोड़ा सा बेहोश हुआ था। इधर सुकासा जो सेंकू को मजबूर कर रहा था कि वो साइंस को छोड़ दे, तभी हमें सेंकू के पुराने दिन दिखाई देते हैं जिसमें वो स्कूल में था और उसका ड्रीम स्पेस में जाने का था, इसलिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और एक दिन उसके फादर ने उसे एक ऐसी चाबी दी जिस कमरे के अंदर साइंटिस्ट बनने के लिए जो भी चाहिए थे वो सब थे। सेंकू हर रोज छोटे से छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता था और हर बार अपने आप को अपग्रेड करके अपने स्किल को बढ़ावा देता था। और एट द एंड उसने एक रॉकेट बनाई जो कि पहले एक्सपेरिमेंट में ही फट गया। और ये देखकर वो उदास बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला था। इस बार वो पूरी मेहनत से बनाता है एक नया रॉकेट और उसमें अपने तीनों दोस्तों के साथ अपनी अपनी एक मूर्ति को बैठाना चाहता था। वो लोग रॉकेट को लेकर उसी जगह पे जाते हैं और शिफ्ट करने के बाद बटन दबाते ही रॉकेट ऊपर जाता है और हम देख पाते हैं कि ये वाला रॉकेट एकदम सेफली ऊपर की ओर जा रहा है स्पेस में। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो भी रॉकेट फट जाता है। इधर सेंकू और उसके साथी दोनों ही बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी सेंकू कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब सफल हो गए, क्योंकि हमारे वो 3 टॉयज जा चुके हैं स्पेस के बाहर। ये सब याद करने के बाद सेंकू तुरंत मना करता है कि मैं साइंस को कभी नहीं छोड़ने वाला। तभी सुकासा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हड्डी मोड़ दूंगा। और इधर ताइजू उस आग को बढ़ावा देने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना आया था। जैसे उसे पता चलता है खतरा है, वो तुरंत भागता है और वो अपने दोस्त सेंकू को बचाने के लिए निकलता है जब तक वो उसे मार दिया था। वैसे सुकासा बहुत पावरफुल है, लेकिन साइंस के आगे इसकी कोई औकात नहीं, इसलिए ये इसे मार दिया। ये देखकर ताइजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी युजुरुहा करती है, ताइजू ठंडे दिमाग से सोचो। ताइजू एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और उसे सुकासा की ओर फेंकने वाला होता है। फिर से युजुरुहा कहती है, शांत हो जाओ ताइजू, रुक जाओ। लेकिन ताइजू उस पत्थर को उसके सर के ऊपर से फेंकता है और जैसा कि उसके प्लान के हिसाब से हुआ था, क्योंकि युजुरुहा ने बोला था ठंडे मिजाज से करने को, वैसे ही युजुरुहा इधर से वो बारूद फेंक देता है जो इन लोगों ने अभी तक बनाया था। लेकिन सुकासा के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, उसके आग की लपटों में लपेटे हुए जब तक ये लोग भाग रहे थे। सेंको इसके गोद में था और युजुरुहा पीछे। वो बोल रही थी, स्पीड चलो थोड़ा। ताइजू खुश था क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा पाया। वो दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन वो मरा हुआ था। सेंको की सांसें नहीं चल रही थी। ये देखकर ताइजू बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। तभी ताइजू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अभी हमें साइंस का एक सिविलाइजेशन तैयार करना है। और हमें फ्लैशबैक देख पाते हैं बिल्कुल नारुतो की तरह, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सेंकू आखिर कैसे आजाद हुआ था उस पत्थर से। और पत्थर से आजाद होने के बाद उसने उस जगह को पत्थरों से घेर दिया था, क्योंकि सेंकू एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसके रिसर्च में काम आएगा। और पत्थरों को उसने जमीन में गाड़ दिया। बंदर देखकर बोल लेता है, अरे चमकीला बंदर, जरा देखो इसके शरीर पर तो एक भी बाल नहीं है। वो लोग इसे देखकर भाग जाते हैं और सेंकू अपने लिए कपड़े का इंतजाम करता है जो पत्तों से बना होता है। सेंकू को टाइम गिनते गिनते याद नहीं था, इसलिए उसने पेड़ पर लिख दिया। और ये सब होते हुए बंदर देख रहे थे। और अब सेंकू को आग जलाना था क्योंकि उसे खाना बनाने के लिए, वरना वो भूखा मर जाता। और ये सब करते हुए भी बंदर देख रहे थे। उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारे पत्थर तोड़ डाले, जब जाकर उसे एक छुरी मिला।